दोस्तों आज मैं आपको आषाढ़ का एक दिन पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आषाढ़ कहते किसे हैं। देखो, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चौथा महीना होता है आषाढ़ का। जून और जुलाई के बीच में आता है। जैसे इंग्लिश में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल होता है, बिल्कुल वैसे हिंदू कैलेंडर में चौथे महीने का नाम आषाढ़ का है। और ये कब आता है? जून और जुलाई के बीच में आता है। इतनी बात क्लियर है। और आपको पता ही है कि इन दिनों में बारिशें होती हैं, मानसून सीजन शुरू होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये नाटक 3 अंकों में विभाजित है, डिवाइडेड है। तो आज हम लोग अंक 1 पढ़ेंगे पूरा। सबसे पहले करेक्टर्स यानी पात्रों को देखते हैं। देखो, ये कहानी है मलिका और कालिदास की। ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन इनकी शादी नहीं हुई। कालिदास मलिका से प्यार तो करता है, लेकिन वो शादी की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता, शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहता। दूसरी तरफ मलिका में भी कोई स्वार्थ नहीं है। वो हर हाल में कालिदास का भला चाहती है। वो चाहती है कि कालिदास ज़िंदगी में आगे बढ़े, और कालिदास की ज़िंदगी में वो बांधा नहीं बनना चाहती, किसी तरह की रुकावट नहीं बनना चाहती। कालिदास से इतना प्यार करती है कि समाज में जो बदनामी होती है ना, जो उसके करेक्टर के ऊपर सवाल उठते हैं, उन सबको बर्दाश्त कर लेती है। उसको कोई फिक्र नहीं है समाज में बदनामी की। मलिका अपनी माँ के साथ में रहती है। इसकी माँ का नाम है अंबिका। और दूसरी तरफ कालिदास के माता पिता नहीं हैं, उनको पाल पोस कर बड़ा किया है मातुल ने। मातुल कोई नाम नहीं होता, मातुल का मतलब होता है मामा, या फिर मैं कहूँ मामू। तो मातुल कौन है? कालिदास के मामा हैं। और मातुल गांव का एक अनपढ़ साधारण सा इंसान है, पशुपालन करता है ये। कहानी में एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है विलोम। विलोम एक तरफा प्यार करता है मलिका से, लेकिन मलिका तो कालिदास की दीवानी है। विलोम को वो कुछ समझती ही नहीं है, विलोम से तो नफरत करती है। लेकिन विलोम इसके बावजूद भी मलिका से बहुत प्यार करता है और मलिका का भला चाहता है। वो जानता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि कालिदास मलिका को धोखा दे देगा। तो इसलिए वो बार बार मलिका को समझाता है, लेकिन मलिका हमेशा विलोम को गलत समझती है। दोस्तों नाटक में और भी बहुत से करेक्टर्स हैं, लेकिन जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ेगा करेक्टर्स आते रहेंगे, मैं आपको समझाता रहूँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको सारे कैरेक्टर्स को नहीं समझाना चाहता, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, कैरेक्टर्स आएंगे, मैं आपको समझाऊंगा, ताकि चीज़ें आपके एकदम क्लियर रहें। आप सभी का इंग्लिश फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। तो चलिए आषाढ़ का एक दिन नाटक शुरू करते हैं। नाटक की शुरुआत होती है ज़ोरदार बारिश से। पर्दा उठने पर अंबिका के घर का नज़ारा आता है। बूढ़ी अंबिका साधारण से घर में धान फटक रही है। दोस्तों अनाज के ऊपर ना छिलका लगा हुआ होता है, तो अनाज को जब ज़ोर ज़ोर से पीटा जाता है तो उसका छिलका अलग हो जाता है, और उसी प्रक्रिया को कहते हैं धान का फटकना। तो वही काम कर रही है अंबिका, धान को फटक रही है, छिलका निकाल लिया अनाज पे से। तभी सामने के दरवाजे से उसकी बेटी मलिका भीगे हुए कपड़ों में कांपती ठिठुरती हुई अंदर आती है। और मलिका आषाढ़ के पहले दिन की बारिश में कालिदास से मिलकर आ रही है। बाहर हो रही बारिश और उस बारिश में भीगने के आनंद को अपनी माँ को आकर बताती है। वो अपनी माँ को कालिदास के संबंध में भी सारी बातें बताना चाहती है, लेकिन अंबिका बदनामी की वजह से उसकी बात नहीं सुनना चाहती। अंबिका ऐसे दिखाती है जैसे वो बहुत बिजी हो, और अपना गुस्सा जाहिर करती है मलिका पर। उसको बिल्कुल नहीं पसंद कि मलिका कालिदास से कोई भी संबंध रखे। तभी बाहर घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। मलिका अपनी माँ से पूछती है कि ये लोग कौन हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अंबिका कहती है कि शायद ये लोग राज्य कर्मचारी हैं, राजा के लिए काम करने वाले लोग हैं, और ये लोग सालों में कभी कभी आते हैं। लेकिन जब भी आते हैं ना कुछ बुरा ही होता है। ये लोग तभी आते हैं जब किसी महामारी या फिर युद्ध की सूचना देनी होती है। दोस्तों एक करेक्टर और है, बहुत छोटा सा, इसका नाम है अग्निमित्र। ये नाटक में मौजूद नहीं है, बस इसके नाम का जिक्र है। दरअसल अंबिका ने अग्निमित्र नाम के एक इंसान को मलिका के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर कहीं पर भेजा था। बात आ रही है आपको समझ में? इसको अंबिका ने भेजा था कहीं पर मैरिज प्रपोजल लेकर। किसका मैरिज प्रपोजल लेकर गया था? मलिका का। लेकिन क्योंकि मलिका कालिदास से प्यार करती है, तो मलिका के करैक्टर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। उसके चरित्र पर संदेह होने की वजह से अग्निमित्र को खाली हाथ वापस लौट कर आना पड़ा। लड़के वालों ने मना कर दिया। लड़के वालों ने मलिका के चरित्र पर संदेह किया, शक किया और मना कर दिया अग्निमित्र को। और ये सारी बातें उसकी माँ अंबिका उसको बता रही है। अब ये सारी बातें सुनकर मलिका नाराज हो जाती है और रोने लगती है। मलिका अंबिका से कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती। नहीं करना चाहती मैं शादी? आप क्यों बार बार मेरी शादी की कोशिशें करती हो? ये मेरी जिंदगी है, मेरी। किसी और को मेरी जिंदगी का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है।
और दोस्तों उसी टाइम एंट्री होती है कालिदास की और अंबिका अंदर चली जाती है। कालिदास हिरनी के जख्मी बच्चे को लेकर आता है। वो मल्लिका से कहता है कि किसी बर्तन में दूध लेकर आओ, और फिर कालिदास उस हिरनी के बच्चे से बात करते हुए उसे दूध पिलाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर एक करेक्टर की एंट्री और होगी जिसका नाम है दंतुल। दंतुल राजपुरुष है। राजपुरुष मतलब जो राजा के लिए काम करता है, और इसी ने हिरण के बच्चे को जख्मी किया है। हिरण का बच्चा क्योंकि जख्मी था, उसके खून टपक रहा था, तो रास्ते पर खून देखता हुआ ये पीछा करता हुआ यहाँ पर आ गया। दंतुल कालिदास से पूछता है कि मेरे बाण से ही हिरण घायल हुआ था, तो तुम इसको क्यों लेकर आए हो? उसके कहने का मतलब यह है कि मेरे बाण से ही हिरण घायल हुआ, अब ये हिरण मेरा हो गया, तुम क्यों लेकर आए हो इसको वापस करो। लेकिन कालिदास हिरण को नहीं देता। मल्लिका भी विरोध करती है कि तुम कालिदास के ऊपर हिरण चोरी का इल्जाम क्यों लगा रहे हो। कालिदास कहता है कि हिरण का बच्चा प्रकृति की संपत्ति है, ये ना तो तुम्हारा है ना मेरा है, ये प्रकृति का है और मैं इसे नहीं दूंगा। कालिदास मल्लिका से कहता है कि हिरण के बच्चे को बिस्तर के ऊपर सुला दो, लेकिन तभी मल्लिका की माँ अंबिका कहती है कि बिस्तर इंसानों के सोने के लिए होता है, जानवरों के सोने के लिए बिस्तर नहीं होता। जब अंबिका कालिदास को बुरा भला कहती है तो कालिदास हिरण के बच्चे को अपने साथ में ले जाता है, और दंतुल भी तलवार लेकर कालिदास के पीछे जाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि कालिदास के पास में उसका हिरण है ना, उसके बाण से घायल हिरण कालिदास के पास में है, तो वो तैयार है उससे लड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों उस टाइम पर दंतुल को ये पता लगता है कि वही कालिदास है जिसकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हो गई हैं, बहुत फेमस हो गई हैं इसकी कविताएं। और ये सुनकर उसको बड़ा झटका लगता है कि ये इतना महान इंसान, ये वही है कालिदास। दरअसल कालिदास की जो रचनाएं हैं ना वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं, उनके बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि कालिदास है कौन। तो अब दंतुल को ये पता लग गया कि जिसकी कविताएं बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं, प्रसिद्ध हो रही हैं, ये वही इंसान है, और ये सुनकर उसको बड़ा झटका लगता है। दोस्तों कालिदास ने एक कविता लिखी थी ऋतु संहार, इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। और ऋतु संहार को पढ़कर उज्जैनी के जो सम्राट हैं ना, जो राजा हैं, उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कालिदास को राजकवि के पद पर नियुक्त करने के लिए बुला लिया। देखो पहले ज़माने में राजा अपने दरबार में राजकवि को रखा करते थे, तो राजा कालिदास को राजकवि बनाना चाहते हैं। ऋतु संहार कविता को पढ़कर इतना खुश हुए, इतना प्रसन्न हुए कि उज्जैनी का राजकवि बनाना चाहते हैं। तो राजा चाहते हैं कि कालिदास राजकवि बने और इनविटेशन भेजा उन्होंने। ये एक बहुत बड़ी बात थी और इसीलिए आचार्य वररुचि यहाँ पर आए हैं। दोस्तों आचार्य वररुचि एक बहुत बड़े कवि थे, वो भी यहाँ पर आए हैं कालिदास की वजह से। कालिदास के द्वारा लिखित ऋतु संहार कविता इतनी ज़्यादा पसंद आई है सबको कि आचार्य वररुचि भी यहाँ पर आ गए। अब दंतुल की ये बातें सुनकर मल्लिका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दंतुल कालिदास से माफ़ी मांगने चला जाता है। उसने जो बदतमीज़ी करी थी ना, हिरण के बच्चे की वजह से जो बदतमीज़ी करी थी उसने, और अब उसको पता लग गया है कि ये तो महान कालिदास हैं, तो वो गया है कालिदास से माफ़ी मांगने के लिए। मल्लिका अपनी माँ अंबिका को ये खुशखबरी सुनाती है, लेकिन अंबिका को कालिदास के ऊपर शक है और अंबिका कालिदास की बुराइयां करने लगती है। वो मल्लिका से कहती है कि अगर कालिदास तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेता। मल्लिका समझाती है कि कालिदास अभी स्ट्रगल कर रहा है, अभी वो कामयाब इंसान नहीं बना, और ऐसी स्थिति में शादी की जिम्मेदारी लेना ठीक नहीं है। अंबिका कहती है कि जिस दिन कालिदास कामयाब इंसान बन गया ना, उस दिन वो तुम्हें भुला देगा, फिर मेरे बिना तुम अकेले कैसी जिंदगी काटोगी। मैं तुम्हारे साथ में हमेशा थोड़ी रहूंगी, मर जाऊंगी मैं, और कालिदास कामयाब होने के बाद में तुम्हें भुला देगा, तो तुम अकेला कैसे जी पाओगी। दोस्तों मल्लिका अपनी माँ से ये कहना चाहती है कि आज कालिदास की ज़िंदगी एक नया मोड़ ले रही है और इस पल वो अपने फ़ायदे या नुकसान की बात करना नहीं चाहती। कहने का मतलब ये है कि कालिदास एक नई शुरुआत करने जा रहा है, उसके हाथ में बड़ी सफलता लगने वाली है। तो मैं अपना फ़ायदा या नुकसान नहीं देख सकती। मैं ये नहीं सोच सकती कि अगर वो मुझसे शादी कर लेगा तो मेरा ये फ़ायदा हो जाएगा, या फिर अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगा तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा। अपने आप को मैं साइड में रख रही हूँ, कालिदास के बारे में सोच रही हूँ कि उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया है। इसी दौरान एंट्री होती है मातुल की। वो अंबिका को पुकारता हुआ अंदर आता है। मातुल कहता है कि वो पूरे गांव में घोषणा करने वाला है कि अब मेरा कालिदास से कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि कालिदास राज सम्मान को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। राजा ने कालिदास को बुलाया था ना राजकवि बनने के लिए, उसको कालिदास मना कर रहा है। और दोस्तों अब एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की जिसका नाम है निषेप। बहुत छोटा सा कैरेक्टर है, ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ग्राम पुरुष है। ग्राम पुरुष मतलब गांव में रहने वाला एक व्यक्ति, एक साधारण सा आम व्यक्ति।
तो निषेप आकर बताता है कि आचार्य जी मातुल का इंतजार कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि आचार्य वररुचि एक बहुत बड़े कवि थे और वो यहाँ पर कालिदास की कविता की वजह से आए थे। तो निषेप आकर बताता है मातुल को कि आचार्य जी आपका इंतजार कर रहे हैं और वो आपके साथ में इस पूरे गांव को घूमना चाहते हैं। इस गांव को घूमना चाहते हैं आपके साथ में, जिस गांव ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है। तो मातुल वहां से चला जाता है और इसके बाद निषेप मल्लिका को बताता है कि कालिदास जगदम्बा के मंदिर में बैठा हुआ है। कालिदास की ये जिद है कि जब तक उज्जैनी से आए मेहमान वापस नहीं चले जाते, जो राजा के यहाँ से आए ना मेहमान, जब तक वो नहीं जाएंगे वो मंदिर में ही बैठा रहेगा। निषेप कहता है कि मुझे विश्वास है कि कालिदास को राज्य सम्मान की कोई मोह नहीं है, उसको किसी तरह का कोई लालच नहीं है कि मुझे शान शौकत चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, कोई लालच नहीं है उसको, तभी तो मंदिर में बैठा हुआ है। वो इस ज़मीन को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। अब दोस्तों मल्लिका जाती है कालिदास को समझाने के लिए निषेप के साथ में। हालांकि उसकी माँ अंबिका ने विरोध भी किया था कि वो कालिदास से मिलने के लिए ना जाए, लेकिन फिर भी वो जाती है। मल्लिका के जाने के बाद वहाँ पर विलोम आता है। विलोम अंबिका को कालिदास के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि कालिदास को उज्जैनी में जाने से पहले मल्लिका से शादी करनी चाहिए। कालिदास पहले मल्लिका से शादी करे, उसके बाद में उज्जैनी में जाए। तभी वहाँ पर कालिदास भी आ जाता है मल्लिका के साथ में। मल्लिका उस टाइम ये चाहती है कि विलोम वहाँ पर नहीं रहे, वहाँ से चला जाए, लेकिन विलोम वहाँ से नहीं जाता, वहीं पर रहता है और वो बार बार कालिदास पर व्यंग करता है, उसको ताने मारता है और आखिर में विलोम कालिदास और मल्लिका की शादी का कहकर वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों मल्लिका कालिदास से कहती है कि तुम राज सम्मान को स्वीकार करो, तुम क्यों राजकवि नहीं बनना चाहते हो, राजकवि बनो तुम। कालिदास कहता है कि ये गांव और आसपास के इलाके मेरे अपने हैं, ये मेरा घर है, मैं इस ज़मीन के साथ बहुत तरह से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर तुम हो, ये आकाश है, ये बादल हैं, यहाँ की हरियाली, हिरण के बच्चे, पशुपालन, यहाँ से जाकर मैं अपनी ज़मीन से उखड़ जाऊँगा। मल्लिका कालिदास को समझाती है कि तुम नई ज़मीन पर जाओ, वहाँ पर बसो, नई ज़मीन को एक्सप्लोर करो, नई ज़िंदगी की शुरुआत करो जाकर। और मल्लिका के बार बार कहने पर कालिदास फाइनली उज्जैनी जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब कालिदास के जाने पर मल्लिका रोने लगती है। उसकी माँ अंबिका उसे तसल्ली देती है। मल्लिका अपनी सिसकियों को दबाकर माँ से कहती है कि ये खुशी के आंसू हैं माँ। बादल गरजने लगते हैं और बारिश तेज़ हो जाती है और यहीं पर नाटक का पहला अंक ख़त्म होता है। दोस्तों हालांकि मैं ये नाटक आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट कवर्ड है। पूरी कहानी मैं आपकी कवर कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। आगे का नाटक बहुत जल्दी कवर करूँगा, अंक 2 करना है और ISC हिंदी की प्लेलिस्ट आ रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।